डी स्कूल लर्निंग। आज हम करने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स में डाई ऑक्सीजन O2 के बारे में। तो सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन। फर्स्ट प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स जिनमें ऑक्सीजन होता है उनको हम हीट करके ऑक्सीजन जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। कौन से सॉल्ट? जैसे कि क्लोरेट्स, जैसे कि नाइट्रेट्स और जैसे कि मैग्नेट्स। तो मैं आपको इसकी रिएक्शंस करके दिखाऊंगी। तो देखिए KClO3 ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट। इसको अगर हीट किया जाएगा देन इट विल फॉर्म 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो जाएगी। ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। फिर जैसे कि मैंने आपको कहा था क्लोरेट्स के अलावा नाइट्रेट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए KNO3 आपका है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमारा बनेगा KNO2 दैट इज पोटेशियम नाइट्राइट और साथ में आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। फिर मैंने कहा था परमैंगनेट्स। देखिए KMNO4 आपका पोटेशियम पर मैंगनेट है। इसको अगर आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2MNO4 में दैट इज पोटेशियम मैंगनेट और साथ में आपका रिलीज हो जाएगा यहाँ पर आपका MnO2 और आपने जो डिजायर किया था, जो आप चाहते थे, ऑक्सीजन भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो ये सबसे पहली प्रिपरेशन है जिसमें हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स जैसे कि क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स और परमैंगनेट्स को हीट किया और हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो गया। सेकेंड प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन है बाय थर्मल decomposition of the oxides of metals low in electrochemical series and higher oxides of some metals। कुछ मेटल्स के हायर ऑक्साइड्स को हीट करके भी और कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लो है उनको हीट करके भी जो है आप ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हो। तो रिएक्शन देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका 2Ag2O है। इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4Ag में और साथ में रिलीज होगी ऑक्सीजन। जैसे कि Pb3O4 है, इसको आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6PbO में और साथ में आपका रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन। वैसे ही HgO है, इसको आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg में, साथ में रिलीज होगा आपका ऑक्सीजन। ऐसे ही 2PbO2 है, इसको आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO में और साथ में रिलीज होगा आपका ऑक्सीजन। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें कि आपके मेटल ऑक्साइड्स को हीट किया गया है, मींस थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है उनकी एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजन। साथ में ये मेटल्स भी कन्वर्ट हुए हैं तो ये आपका बन जाएगा। थर्ड प्रिपरेशन मेथड करते हैं। रिएक्शंस की आपको रिटन
रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपकी ग्रिप बढ़ेगी आपके सब्जेक्ट पे। सो थर्ड हम डिस्कस करते हैं थर्ड प्रिपरेशन, हाइड्रोजन peroxide is readily decomposed to give water and oxygen in the presence of या फिर by catalyst। कैटलिस्ट क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर? कैटलिस्ट ले सकते हैं हम MnO2 या हम ले सकते हैं फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, कुछ भी ले सकते हैं हम। और इससे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी जिसमें आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होके वाटर बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन जो है आपकी रिलीज हो जाएगी। तो ये हो गई एक और प्रिपरेशन फॉर डाइऑक्सीजन। फोर्थ प्रिपरेशन देखिए, फोर्थ प्रिपरेशन में आपको बताऊंगी मैं इंडस्ट्रियली कैसे बनाया जाता है। इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, एयर से इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। पहले एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिमूव किया जाता है और उसके बाद जो रिमेनिंग गैसेस हैं उनको लिक्विफाई करते हैं और लिक्विफाई करने के बाद उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हमारा नाइट्रोजन रिलीज होगा पहले और उसके बाद हमें मिलेगा ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन ऐसे भी मिलता है। ये सेम इसी तरह का मेथड मैंने आपको नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में बताया था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में। तो इंडस्ट्रियल इसको इस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक और मेथड है लार्ज स्केल प्रिपरेशन का। सो ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो मिल जाएगा गिविंग क्या देगा ये? ऑक्सीजन एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट कैथोड। तो इस तरह से आप एक और लार्ज स्केल मेथड है वाटर से ऑब्टेन करने का, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो पानी की और ऑक्सीजन आपका एनोड पे रिलीज हो जाएगा। यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन दैट इज O2। अब प्रिपरेशन के बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। So now we are going to discuss about the properties, and in it first of all we are going to discuss about the physical properties। बाद में केमिकल पढ़ेंगे, पहले फिजिकल पढ़ लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए ऑक्सीजन एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। कलरलेस है, कलर भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है। फिर आप बात करेंगे हम सॉलिबिलिटी की। सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि O2 इन वाटर इज टू द एक्सटेंट ऑफ 3.08 सेंटीमीटर क्यूब in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन घुल सकती है। किस टेम्परेचर पे? नॉर्मल टेम्परेचर 293
केल्विन पे, एंड दिस इज sufficient for the survival of aquatic लाइफ। एक्वेटिक लाइफ की सर्वाइवल के लिए इतनी ऑक्सीजन बहुत है, जितनी घुल रही है उतनी काफी एक्वेटिक लाइफ की सर्वाइवल के लिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, ये लिक्विफाई होती है, लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, 90 केल्विन पे लिक्विफाई हो जाती है, और फ्रीज होती है ये 55 केल्विन पे, ये फ्रीज हो जाती है। और इसके अब आइसोटॉप्स की बात करें तो इट हैज 3 स्टेबल आइसोटॉप्स, 3 स्टेबल आइसोटॉप्स है इसके। कौन से O16, O17 एंड O18, 3 आइसोटॉप्स है इसके, और स्टेबल भी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2 is unique in being पैरामैग्नेटिक। ये बड़ी यूनिक है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है। ये इसका एक यूनिक बिहेवियर है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का। आपने ये चीज पढ़ी होगी क्लास 11 में, चैप्टर नंबर 4 में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया होगा, और आपने चेक भी किया होगा। ये चीज नहीं किया है तो एक बार फिर से कर लें। तो ये आपकी ऑक्सीजन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। तो ये होगी एक और प्रॉपर्टी। अब इसके बाद, इतना करने के बाद, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब हम इसकी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, जो डाइऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन मतलब O2, it reacts with nearly all metals, सभी मेटल्स से, ज्यादातर सभी मेटल्स से और नॉन मेटल्स से ये रिएक्ट करता है, ठीक है। एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्ट सम मेटल्स, जैसे कि कुछ मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। जो नोबल मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है, जैसे कि एग्जांपल में आपका गोल्ड, प्लेटिनम आ जाता है, इनसे रिएक्ट नहीं करता है। एंड सम नोबल गैसेस, कुछ नोबल गैसेस से भी रिएक्ट नहीं करता है। नाउ, और जिसका रिएक्शन है वो कैसा है वो देखिए, इट्स combination with other metals is often strongly exothermic। जो रिएक्शन है काफी एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से एक और फायदे वाली बात है कि एक्सोथर्मिक होने की वजह से इट हेल्प्स, which helps in sustaining the reaction। तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से जो हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी, तो वो हीट जो रिलीज हो रही है वो हीट काम आती है रिएक्शन को सस्टेन रखने के लिए, मतलब रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए ये हीट काम आती है। फिर इनिशिएट तो करना पड़ेगा ना, तो इनिशिएट क्यों करना पड़ता है और कैसे करते हैं, तो ये देखिए, टू इनिशिएट द
reaction, some external heating is required. माना कि ये एक्सोथर्मिक है, लेकिन इनिशिएट तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए हीट चाहिए. इनिशियल हीटिंग इज रिक्वायर्ड. क्यों? एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O कितनी है? इज हाई. कितनी हाई? 493.4 किलो जूल पर मोल हीट चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए. तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा. तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमें चाहिए हीट, ताकि वो बॉन्ड टूट सके. बॉन्ड टूट के रिएक्शन होगी तो फिर तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज करता जाएगा, बॉन्ड टूटता जाएगा और रिएक्शन चलती रहेगी, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी. सो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शंस बताऊंगी. कुछ रिएक्शंस करेंगे अब हम. जो कि मैंने लिखा है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिएक्ट करता है, कुछ कंपाउंड से भी रिएक्ट करता है, तो उसके रिएक्शंस लिखूंगी मैं, जरा देखिएगा. 2Ca प्लस O2, कैल्शियम कैसे रिएक्ट करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा. फिर आपका एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है. 4Al प्लस 3O2 विल गिव Al2O3. कितने? 2. Al2O3 बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया. फिर फॉस्फोरस भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ये बनाएगा P4O10. बनाया. अब कुछ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं. कुछ कंपाउंड्स भी बनते हैं, जैसे कि कंपाउंड्स भी रिएक्ट करते हैं. ZnS ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा ZnO और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा. उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा. उसके लिए मैं आपको एक और रिएक्शन बताती हूँ, फिर कुछ और तरह की रिएक्शंस करेंगे. ये जो रिएक्शंस है ये नॉर्मली कैरी आउट होती है, इनको ज्यादा कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है. तो एक और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन देखिए. मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है. तो ये सारी की सारी रिएक्शन जो मैंने इस साइड लिखी है, रेड से लिखी है, वो है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. अब मैं उस तरफ लिखूंगी ब्लू से, जो है रिएक्शन कैटलाइज्ड रिएक्शन. कैटलाइज्ड रिएक्शन लिखूंगी अब मैं नीचे की तरफ. ये वाली अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस थी. तो कैटलाइज्ड रिएक्शन देखिए, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा और ये बनाएगा वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में. फिर HCl रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Cl2 और साथ में वाटर रिलीज होता है, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2. फिर उसके बाद ये दो रिएक्शन मैंने आपको बताई है कैटालाइज. तो आप इस तरह की काफी सारी रिएक्शंस है नेचर में जो कैरी आउट कर सकते हैं, आप लैब में कैरी आउट कर सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू रिएक्शंस व्हिच आर टेलिंग यू दैट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ भी, नॉन मेटल्स के साथ भी, कंपाउंड्स के साथ भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी. कुछ कैटालाइज्ड भी रिएक्शन होती है. तो दीज वर द केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ ऑक्सीजन. नाउ इतना कुछ करने के बाद अब हम पढ़ते हैं फायदा क्या है ऑक्सीजन का. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन. कुछ यूज तो आपको ऑलरेडी पता है. आप जिंदा है, हम जिंदा है ऑक्सीजन की वजह से. तो यूजेस की बात करते हैं. तो सबसे बढ़िया यूज, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है रेस्पिरेशन में काम आता है. रेस्पिरेशन. उसके अलावा ये कंबशन में भी काम आता है, जलाने के लिए काम आता है. किसी भी चीज को हम जलाते हैं, जरूरी है जलाना. खाना पकाते हैं भाई, खाना पकाने के लिए काम आता है. और भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो कंबशन से पूरी होती है. ऑक्सीजन के बिना वो अधूरा है, हो ही नहीं सकता. उसके अलावा थर्ड यूज देखिए, इट इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइल
डिऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग होती है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स की मैन्युफैक्चर में काम आता है। तो ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग होती है, उसमें ऑक्सीजन काम आता है, पर्टिकुलरली स्टील। फिर देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पता है ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं ना, हॉस्पिटल्स में काम आते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज होते हैं हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग। अगर हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई किया जा रहा है तब ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं, साथ में ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है कम, तो सांस लेने में आती है दिक्कत, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हायर एल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी आउट करना पड़ता है। और उसके अलावा इन माउंटेनियरिंग, जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए प्रेशर कम हो जाता है ना एयर में, तो जो ऑक्सीजन है तो वो कम हो जाती है हायर एल्टीट्यूड्स पे, तो ऑक्सीजन तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजर इन फ्यूल्स एंड हेल्प्स इन कंबशन। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है कि जो फ्यूल्स होते हैं उसे दो चीजें चाहिए होती है, एक तो फ्यूल खुद, दूसरा ऑक्सीडाइजर। तो फ्यूल्स को जो है कंबशन करनी है उसकी, तो ऑक्सीडाइजर तो चाहिए, और ऑक्सीजन इज द परफेक्ट ऑक्सीडाइजर फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल। तो ऑक्सीडाइजर की तरह एक्ट करता है फ्यूल में और कंबशन में हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीजन।